हेलो फ्रेंड्स, 3 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, इन्फोसिस प्लान्स टू हायर 10,000 अमेरिकन्स। तो इन्फोसिस जो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये यूएस में इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है कि ये 4 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी हमने कल डिस्कस किया है। बिग डेटा भी होता है कि क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, डेटाबेस बनता है, तो इतना सारा डेटा अवेलेबल होता है। तो जब इतना सारा डेटा अक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो जैसे हमने भी किया बिग डेटा यूज करके, इवन इकोनॉमिक सर्वे में अभी इस साल के इंडिया में यहाँ पे उन्होंने रेलवेज का पूरा इंफॉर्मेशन लिया कि रेलवे टिकट बुकिंग कैसे होती है, और उसमें से ये समझा कि माइग्रेशन पैटर्न क्या है। तो दिस इज द यूज ऑफ बिग डेटा। तो ये बिग डेटा कटिंग एज टेक्नोलॉजीज मानी जाती है ये। तो इनके ऊपर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स इन्फोसिस एस्टैब्लिश करेगी यूएसए में, और यहाँ पे उनका प्लान होगा कि यहाँ से अमेरिकन वर्कर्स वो हायर कर सके। तो नेक्स्ट 2 इयर्स में उनका प्लान है कि 10,000 अमेरिकन वर्कर्स वो हायर करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन, ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि H1B वीजा के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लाए जा रहे हैं, और यूएसए में जो एटमॉस्फेयर है कि जो यूएस लोकल से नेशनल से उनको जॉब्स मिलने चाहिए। जॉब्स H1B वीजा पे जो IT प्रोफेशनल्स मेजरली आते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं जानी चाहिए, और मेजरली इंडिया से आते हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे H1B वीजा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऑर्डर इशू किया है कि वीजा सिस्टम ओवरहॉल किया जाए। इवन एक बिल पार्लियामेंट में है, यूएस पार्लियामेंट में, मतलब यूएस कांग्रेस में, जिसमें जो H1B वीजा के लिए जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज करने का प्लान है। तो फिलहाल मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है कि एनुअल सैलरी $60,000 हो उनको, H1B वीजा हो 60,000 प्लस हो उनको। तो अब इसको इंक्रीज करके $1,30,000 मिनिमम सैलरी होगी उनके लिए। ये मतलब हाई एंड प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीजा दी जाएगी। तो वो पर्पस, ये एक चीज है। 85,000 H1B वीजाज दी जाती है हर साल, और ये लॉटरी सिस्टम से वो निकालते हैं। जो जितने एप्लीकेशंस आते हैं उनमें से लॉटरी सिस्टम से निकलता है। और इस साल पिछले 5 सालों में सबसे कम वीजा एप्लीकेशंस आए हैं बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर के वो रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं यहाँ पे। तो ये H1B वीजा के बारे में। इवन ये इन्फोसिस का आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा H1B वीजा एप्लीकेशंस कम हुई है, लेकिन कितने एप्लीकेशंस फाइल हुए वो यहाँ दिए गए हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, कर्नन इश्यूज वारंट अगेंस्ट CJI 6 जजेस। तो जस्टिस CS कर्नन कलकत्ता हाई कोर्ट के जज है ये। इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है डिटेल में कि कैसे इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए गए फर्स्ट टाइम अगेंस्ट अ सिटिंग जज, और इन्होंने जजेस को अपने सामने बुलाया था ऑर्डर में, इवन कि वो अटेंडेंस दे। खुद अटेंड नहीं करते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के सेशंस। प्लस अभी उन्होंने उनके ऊपर ट्रैवल बैन भी लगाया था सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। और अब ये जो न्यूज है, लास्ट हमने कल डिस्कस किया था कि उनको ऊपर मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करने चाहिए जो फेब 2017 के बाद उन्होंने दिए। तो अब उन्होंने ये ऑर्डर पास किया उसके बाद कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS कहेर और 6 सुप्रीम कोर्ट जजेस है, जो 7 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हियर कर रही है, उनके अगेंस्ट उन्होंने नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया। तो ये अभी लेटेस्ट टेस्ट है, और उन्होंने मेडिकल टेस्ट करने से इनकार कर दिया है, और वो कह रही है ये इंसल्ट है, एक दलित जज का आप इंसल्ट कर रहे हैं। और ये उन्होंने ये सब भी इसीलिए किया है क्योंकि वो कहते हैं कि ये जजेस प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ये स्टेप्स लेके। फिर अगला न्यूज आइटम है, हाई कोर्ट ग्रांट्स ₹55 लाख टू MiG-21 पायलट इंजर्ड इन 2005 क्रैश। तो ये MiG-21 एयरक्राफ्ट के काफी क्रैशेस हुए। इवन रंग दे बसंती जो मूवी थी उसमें भी इस इशू को उठाया गया था। तो ये IF पायलट जो 2005 में क्रैश में इंजर हुए थे, तो उनकी बैक नेक में इंजरी जो हुई थी उसकी वजह से वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर सकते, फ्लाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने पिटिशन फाइल किया कि उनको कंपेंसेशन देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर अनरीजनेबल रिस्क डाला गया। अनरीजनेबल रिस्क मतलब राइट टू लाइफ जो है, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया है कि अंडर राइट टू लाइफ यू हैव द राइट टू वर्क इन अ सेफ एनवायरमेंट।
तो राइट टू वर्क है और सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, और ये सेफ एनवायरनमेंट गारंटीड है आर्टिकल 21 के अंदर, क्योंकि आपको राइट टू लाइफ है। तो ये अनसेफ एनवायरनमेंट था, और इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से, फॉल्टी वर्कमैनशिप जिसकी वजह से फाइटर जेट का क्रैश हुआ, इसीलिए इन्होंने कंपेंसेशन ऑर्डर किया ₹55 लाख का, जो हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जो विंग कमांडर और जो गवर्नमेंट है दोनों मिलके पे करेंगे। तो ये ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का। फिर अगला न्यूज आइटम है अ फेस्टिवल ऑफ ड्रम्स विद अ मैसेज। तो ये परकशन एंसेंबल, ट्रेडिशनल परकशन एंसेंबल का फेस्टिवल होगा, म्यूजिकल फेस्टिवल केरला में ऑन बैंक्स ऑफ भरतपुजा रिवर। तो ये भरतपुजा इज केरला सेकंड लार्जेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर केरला की पेरियार रिवर है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये जो परकशन होता है, परकशन मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनको यहाँ दिया गया है, तो ये जो जैसे ड्रम्स होते हैं, तो ये जब बजाए जाते हैं, स्ट्रक, स्क्रेप्ड या शेकन, तो उनसे आवाज आती है, उनको परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो ड्रम्स जनरली ये जो सिंबल है जो बजाए जाते हैं, रैटल्स बजाए जाते हैं, इनको परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे उनका फेस्टिवल होगा। तो ये क्राउड फंडिंग से फेस्टिवल हुआ है, जहाँ पे अराउंड 600 म्यूजिकल एक्सपोनेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ट्राइबल्स, दलित्स को मिला के। और ये जो टर्मिनोलॉजीज है, अब ये पर्टिकुलर फेस्टिवल का तो कोई नाम नहीं है तो ठीक है, पर ये जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ दिए गए हैं जो फेस्टिवल में बना होगा, तो पंचवद्यम, थयंबका और मिजवू, ये तीन हम डिटेल में देख सकते हैं फ्रॉम कल्चर पर्सपेक्टिव। तो पंचवद्यम मतलब पांच इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्केस्ट्रा ऑफ 5 इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये टेम्पल आर्ट फॉर्म है जो केरला में इवॉल्व हुआ है, और इसमें 4 परकशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं और एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स का ऑर्केस्ट्रा होता है। तो यहाँ पे रिदमिक जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे टेम्पोज धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, और जो बीट्स पर साइकिल है उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। तो ये ऐसे करके ये पंचवद्यम होता है। फिर थयंबका और ये है सोलो चेंडा परफॉर्मेंस। तो सोलो चेंडा क्या होता है? सोलो मतलब अकेले, मेजर एक सेंटर में होते हैं। तो चेंडा होता है एक ड्रम, ये टाइप ऑफ ड्रम है, सिलिंड्रिकल वुडन ड्रम लकड़े का। तो ये ड्रम ये भी बजाया जाता है। तो एक मेन सेंटर में एक परफॉर्मर होता है, मेन प्लेयर, और बाकी बैकग्राउंड में होते हैं। तो ये चेंडा परफॉर्मेंस होता है। तो इसको सोलो चेंडा परफॉर्मेंस को कहते हैं थयंबका। तो ये भी केरला में इवॉल्व हुआ है। देन नेक्स्ट इज मिजवू। अब मिजवू क्या होता है? मिजवू एक कॉपर ड्रम होता है जो परकशन इंस्ट्रूमेंट है, ये भी मतलब ड्रम मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं केरला में, जो थिएटर जैसे कुदियत्तम, कुथू, उनमें ये यूज किया जाता है। तो ये मिजवू नाम्बियार कम्युनिटी है, जो अम्बलावासी नाम्बियार कम्युनिटी, उन वही प्ले करते थे। तो ये कास्ट बैरियर एक था, लेकिन अब कास्ट बैरियर हट गया, अब मिजवू कोई भी प्ले करते हैं। तो ये कुदियत्तम जो है, ये यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो रिकॉग्निशन मिलता है, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। ये ओनली सर्वाइविंग संस्कृत थिएटर फॉर्म है जो ट्रेडिशनली केरला में ये प्ले किया जाता है। तो ये संस्कृत थिएटर है। तो ये इसका संगम लिटरेचर में भी मेंशन है, कुदियत्तम। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुथू जो है, ये भी थिएटर फॉर्म है, इनफॉर्मल डांस स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली इन अ स्टोरी। तो ये सीन्स इसमें डिपिक्ट होते हैं। तो सॉन्ग्स के थ्रू, ये डायलॉग्स नहीं होते, सॉन्ग्स के थ्रू ये डिपिक्ट होते हैं। तो ये तमिल का ये फॉर्म है, कुथू, इनफॉर्मल डांस स्ट्रक्चर। तो ये सारे में ये जो मिजवू है वो प्ले किया जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है मोदी एक्सप्रेसेस कंसर्न एट ऑस्ट्रेलिया वीजा पॉलिसी। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है मैल्कम टर्नबुल, ये इंडिया में विजिट पे आए थे, और विजिट होने के बाद जब वो वापस गए तो यहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुआ कि 457 वीजा पॉलिसी जो है, 457 वीजा पॉलिसी नंबर है, वीजा पॉलिसी नंबर। तो ये ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपनी पॉलिसी स्क्रैप कर दी। तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी स्किल्ड इंडियन वर्कर्स थे आईटी सेक्टर में। तो ये उनको मतलब उनके लिए वीजा पॉलिसी थी, वो अभी स्क्रैप होके नई वीजा पॉलिसी लाई है। वो नई वीजा पॉलिसी में वीजा टेन्योर टाइम फ्रेम है, इसमें 4 साल का था, अब 2 साल का हो गया है। वीजा फी इंक्रीज कर दी है। तो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस लाए जा रहे हैं, जैसे हमने यूएस में देखा H1B वीजा के लिए, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है। तो इसीलिए अब उसके बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ दोनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मैल्कम टर्नबुल के बीच में। तो वहां पे कहा गया है कि सारा जो चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर जो भी है प्रॉब्लम्स, उसको हम ऑफिशियल निगोशिएशंस करके इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो वो ये अभी डेवलपमेंट हुआ है। फिर इंडिया ने इस टाइम पे ये भी कहा था कि ये जो उन्होंने पॉलिसी चेंज किया, इसकी वजह से जो ट्रेड पैक्ट निगोशिएट हो रहा है उस पर भी असर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर अगला न्यूज आइटम है
नो इन्वेजन ऑफ बॉडी फॉर यूआईडी सेज गवर्नमेंट। तो ये जो आधार केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें गवर्नमेंट के लिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी कह रहे गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि जो आधार के लिए फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आइरिस इंप्रेशन लिया जाता है, ये इन्वेजन ऑफ बॉडी नहीं है। और जो राइट ऑफ पर्सन है, राइट ऑफ पर्सन टू अ बॉडी, तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। वो कहते हैं गवर्नमेंट लाइफ ले भी सकते हैं। तो इसके ऊपर जजेस ने रिस्पॉन्स दिया कि गवर्नमेंट लाइफ ले सकती है, बट देन इट शुड फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, वो जुडिशरी का काम है, दे विल लुक इनटू इट। तो इसीलिए यहाँ पे जो केस हियरिंग हो रही है कि जो सेक्शन 139A ऐड किया गया इनकम टैक्स एक्ट में बाय द फाइनेंस एक्ट, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। तो इसके अंदर आधार अब मैंडेटरी किया गया है फॉर पैन कार्ड्स। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स, पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आधार लिंकेज मैंडेटरी है। तो इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हियरिंग हो रही है। तो अब ये जो आधार पैन लिंकेज का क्वेश्चन है, तो आधार पैन लिंकेज इसलिए क्या किया था, गवर्नमेंट ने कहा कि काफी सारे पैन डुप्लीकेट है। तो एक्चुअली तब पेटिशनर्स ने काउंटर आर्ग्यूमेंट किया कि आधार कार्ड्स भी काफी डुप्लीकेट बनते हैं, लेकिन आधार पैन लिंकेज जो किया जाएगा उससे पेटिशनर्स को ये फियर है कि दिस कैन बी यूज्ड फॉर मास सर्विलेंस आल्सो। मतलब सब पे नजर रखने के लिए गवर्नमेंट के पास सारा इन्फॉर्मेशन होगा, आपका पैन कार्ड लिंक्ड है, बैंक अकाउंट लिंक्ड है, तो अगर सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होगी, तो अगर सर्विलेंस करना है तो वो भी इससे पॉसिबल होगा विद द बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, और फिर ये बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर ये कभी लीक हो गया तो उससे भी काफी कंसर्न्स आते हैं। तो ये मेन इश्यूज उठाए गए हैं यहाँ पे। तो अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस पे रूलिंग करेगी, तब पता चलेगा हमको। अगला न्यूज आइटम भी आधार रिलेटेड है। न्यू आईटी रूल्स टू बीफ अप आधार। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि आधार की प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स पे जो क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी। तो मेनली ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज को एडुकेट करना कि ये सेंसिटिव डेटा है और ये पब्लिक नहीं होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को पता हो कि भाई ये इंफॉर्मेशन किसी को हैंड ओवर नहीं करना है, इट शुड नॉट गो आउट इन पब्लिक। और दूसरा है इवन लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है कि इंफॉर्मेशन डेटा, आपका आधार नंबर, डिटेल्स वगैरह आपको किसी को देना नहीं है, इवन विद रिस्पेक्ट टू बैंक अकाउंट्स वगैरह जैसे हम देखते हैं। तो इवन एजुकेटिंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो एस्पेक्ट्स वो हाईलाइट करेंगे। गवर्नमेंट का मानना है कि आधार का जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है, तो वो सिक्योरिटी इज टेकन केयर ऑफ। तो ये गवर्नमेंट करेगी। अब अमेंडमेंट्स करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के लिए अमेंडमेंट्स भी प्रपोज किए जा रहे हैं। तो वही हम देखेंगे जब न्यूज में आएगा, विल गो थ्रू इट। एक्चुअली एक ये रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि अराउंड 135 मिलियन आधार नंबर्स, मतलब 13.5 करोड़ आधार नंबर्स और 100 मिलियन बैंक अकाउंट नंबर्स, मतलब कि 10 करोड़ बैंक अकाउंट नंबर्स, ये सारे लीक हुए फ्रॉम ऑफिशियल पोर्टल्स डीलिंग विद गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि पेंशन और रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से ये लीकेज हो चुके आधार नंबर्स और बैंक अकाउंट नंबर्स। तो ये काफी सीरियस कंसर्न है, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है आधार डिटेल्स। तो ऑथेंटिकेशन, ट्रांजैक्शंस ऑथराइज करने के लिए जब यूज किया जाता है तो काफी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। तो ये सारा डेटा जब डिस्क्लोज होता है तो काफी कंसर्न्स इमर्ज हो गए। तो ये अभी पॉइंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है हमास एक्सेप्ट्स प्री 1967 बॉर्डर। तो हमास ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन की। तो दो पार्टीज है, एक है हमास पार्टी और एक फतह पार्टी। दोनों पैलेस्टीनियन पार्टीज है और दोनों दो सेक्शंस ऑफ पैलेस्टीनियन रीजन जो है वहां पे ये गवर्न करती है। तो हमास है गाजा स्ट्रिप में और फतह है इन वेस्ट बैंक। तो ये दो रीजन्स मिलके एक्चुअली प्रेजेंट पैलेस्टीनियन रीजन है। तो फतह पार्टी जो है वो मॉडरेट मानी जाती है और हमास एक्सट्रीम व्यूज है उनके। तो अभी हमास ने नया डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसमें उन्होंने इजराइल का एग्जिस्टेंस इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है। तो जो प्री 1967 आर्मिस्टाइज लाइन है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मतलब इजराइल भी एग्जिस्ट करता है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। नहीं तो दे वर कॉलिंग फॉर डिस्ट्रॉइंग, इजराइल को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे वो। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब फतह पार्टी के जो लीडर है महमूद अब्बास और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, तो वो यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो ये उनके ऊपर इवन रेशियलिज्म के उनके ऊपर एलिगेशन है हमास के ऊपर। तो इन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि हम ज्यूज के अगेंस्ट नहीं है, हम रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, हम इजराइल के अगेंस्ट है जो एक ऑक्यूपायर है। तो ये भी डॉक्यूमेंट में स्टेट किया गया है। तो वो ये प्री 1967 आर्मिस्टाइज लाइन भी क्या है हम देखेंगे। तो ये पूरा टाइमलाइन है जो आप डिटेल में देख सकते हैं। एक और वीडियो किया गया है फॉर इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, तो उसके एंड में, ये वीडियो के एंड में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं।
ये जो है पैलेस्टीनियन रीजन, तो इन 1946 पैलेस्टीनियन लैंड इतना था। तो ये एक्चुअली जेरूसलम इज द कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल अभी इजराइल का कैपिटल नहीं है, बट ये रीजन का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जेरूसलम, टेल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। तो जेरूसलम इज होली रिलीजियस साइट, होली रिलीजियस प्लेस है, ना सिर्फ जूस के लिए बट क्रिश्चियंस के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी। तो जो तीनों रिलीजन्स के प्रोफेट्स है, जूस के प्रोफेट्स है प्रॉफेट मोसेस, क्रिश्चियनिटी के प्रॉफेट है जीसस क्राइस्ट, और इस्लाम के प्रॉफेट है प्रॉफेट मोहम्मद। तो तीनों रिलीजन से ये रीजन इंपॉर्टेंट है। इन इस्लाम एक्चुअली जो बाकी दो प्रॉफेट्स भी है उनको भी माना जाता है, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड प्रॉफेट्स, ये प्रॉफेट्स है इवन फॉर इस्लाम। तो जीसस क्राइस्ट एंड मोसेस को इवन मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। तो 1946 में स्टेटस ये था कि ये पूरा पैलेस्टीनियन लैंड था, इजराइल स्प्रेड आउट हो गए थे। लेकिन जब इनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन किया गया तो इन्होंने फिर से, जो हिटलर के टाइम पे भी ज्यूज के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हुआ, तो ये सारे जेरूसलम में होमलैंड में वापस सेटल होने आ गए। तो ये ज्यूइश लैंड धीरे धीरे उन्होंने बाय भी किया, अक्वायर किया, और धीरे धीरे ये ज्यूइश लैंड इंक्रीज होते गया और पैलेस्टीनियन लैंड कम हो गया। तो ये यूएन पार्टीशन प्लान था 1947 का। फिर ये धीरे धीरे सेटलमेंट्स इजरायली इंक्रीज होते गए और ये 1949 टू 67 में ये स्टेटस था। 1967 में जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी हुई, तो उसके बाद जो लाइन बनी गई वो ये लाइन ये है। तो ये 2000 में स्टेटस ये है फिलहाल भी कि ये पूरा रीजन जो है ये गाजा स्ट्रिप है, जो हमने बात की, यहाँ पे हमास पावर में है और ये वेस्ट बैंक रीजन कहा जाता है। तो वेस्ट बैंक में फतह पार्टी पावर में है, लेकिन यहाँ पे भी अभी भी इजरायली सेटलमेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये जगह कम हो रही है। तो ये है स्टेटस नाउ, ये आप देख सकते हैं। तो ये वेस्ट बैंक रीजन है, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। तो ये जो ट्रायंगल्स बनाए गए, ब्लैक ट्रायंगल्स, दोज आर इजरायली सेटलमेंट्स। तो ये वेस्ट बैंक रीजन में इजरायली सेटलमेंट्स हो रहे, बाकी इजराइल है। तो अब जो है प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया है वो ये है कि हमास ने भी इजराइल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है। तो एटलीस्ट 2 नेशंस बन सकते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ, कि एक ये जो रीजन है वो पैलेस्टीन हो और बाकी का इजराइल हो, 2 सेपरेट नेशंस हो। तो देखेंगे आगे इसमें क्या पॉसिबिलिटीज आएगी। फिर अगला न्यूज आइटम है, स्टार्टअप फर्म्स में गेट आइडल लैंड फ्रॉम पीएसयूज। तो ये हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने प्रपोजल दिया है कि ये कर सकते हैं कि जो अभी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उनका जो आइडल लैंड है वो यूज किया जा सकता है फॉर स्टार्टअप कंपनीज। तो स्टार्टअप्स के लिए मेन प्रॉब्लम होता है लैंड एक्विजिशन, तो ये लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको यूज किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल एक दिया गया, जो गवर्नमेंट लॉस मेकिंग कंपनी है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इसके पास लैंड एसेट्स है 147 करोड़ के लैंड एसेट्स है, जिसमें से 125 करोड़ अनयूटिलाइज्ड है। तो ये कानपुर लखनऊ हाईवे में पूरा जो ब्लॉक है इधर, तो ये ब्लॉक में यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि ये लैंड का मार्केट वैल्यू निकाला जाए, उसके इक्विटी शेयर्स बनाए जाए और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी। तो ये एसपीवी या एक सिंगल पार्टनर या एक कंसोर्टियम मिलके एक एसपीवी बनावे। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल का मैंडेट होगा कि ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और फिर वो स्पेशल स्टार्टअप कंपनीज यूज कर सकेगी। तो ये प्रपोजल दिया गया है, तो अब इसको कंसिडर किया जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है, इंडिया टू अनवील न्यू आईआईपी सीरीज। तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। आईआईपी जो 8 कोर सेक्टर्स है इसके अंदर जो इंक्लूड की जाती है, तो अब नई सीरीज आईआईपी की बनाई जाएगी। तो यहाँ पे बेस ईयर चेंज किया जा रहा है, तो ये जल्दी लॉन्च होगा। तो 2004-5 बेस ईयर है फिलहाल, तो अब 2011-12 नया बेस ईयर बनाया जाएगा। तो ये बेस ईयर चेंज करने से यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह जो कैलकुलेशंस किए जाएंगे न्यूमेरिकली नेशनल अकाउंट्स के, तो वो बेटर रिफ्लेक्ट करेंगे प्रेजेंट सिनारियो। तो ये बेस ईयर चेंज किया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, स्किल काउंसिल्स हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके अंदर ये प्रोविजन है, ये इसके अंदर सेक्टोरल स्किल काउंसिल्स बनाई जाएगी। तो हर सेक्टर के लिए अलग अलग, तो अराउंड 40 सेक्टोरल स्किल काउंसिल्स है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर बनाई गई है। तो यहाँ इसके ऊपर शारदा प्रसाद कमेटी बनाई गई थी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने बनाई कि ये जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसको रिव्यू किया जाए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सजेशंस दिए जाए। तो ये कमेटी की रिपोर्ट अब सबमिट हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो स्किल काउंसिल्स है, ये सेक्टोरल स्किल काउंसिल्स, दे आर हॉटबेड ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। तो
क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलके ऐसे पॉलिसीज हो कि वो पर्सनल उनका ही बेनिफिट हो, तो उसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये वो कह रहे हैं कि ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एक्चुअली एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इट्स रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी। तो यहाँ पे फंडिंग मेजरली पूरा ऑलमोस्ट 100% गवर्नमेंट से आता है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटीज यहाँ पे इनके बोर्ड पे है, तो वो प्राइवेट एंटिटीज की खुद की बिजनेस इंटरेस्ट भी है। तो ये स्किल काउंसिल्स को नर्चर करते हैं, और ये रेगुलेटरी मैंडेट भी है इनका, तो ये रेगुलेशन भी करते हैं। तो जो एग्जाम्पल भी दिया गया, ये जो एनएसडीसी है उसका उसके जो बोर्ड मेंबर है वो ट्रेनिंग पार्टनर भी है, स्किल काउंसिल को ट्रेन भी करते हैं, और ये जॉब प्लेसमेंट्स के लिए जो आउटकम्स अचीव किए जाते हैं उसको ओवरसी करते हैं। तो सारे फॉर्म जो उस डोमेन में है, उस सेक्टर में है, उनके ऊपर इनका रेगुलेशन भी होता है, ओवरसीइंग भी होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इसलिए शारदा प्रसाद कमेटी ने कहा है कि ये पूरा इसका फ्रेमवर्क चेंज करना होगा एनएसडीसी का। काफी सारे ये जो स्किल काउंसिल बनाए गए हैं वो ओवरलैपिंग भी है, तो कोई रैशनलाइजेशन नहीं है यहाँ पे, तो उसको भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। तो ये स्किल काउंसिल्स बनाने का 2 मेजर ऑब्जेक्टिव था, एक उनको एग्जैक्ट स्किल में ट्रेनिंग दी जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है कि उनको स्किल चाहिए वो यहाँ पे डेवलप हो, और एम्प्लॉयमेंट को रेडी किया जाए, यूथ को रेडी किया जाए एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वो कमेटी कह रही है कि दोनों ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सर्व नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ दिस क्रोनी कैपिटलिज्म एलिगेशंस, और जैसे ये कहा गया है कि ये ओवरसाइट मैकेनिज्म इसके ऊपर होना चाहिए। तो ओवर आर्चिंग एक एनएसडीसी पे ओवर आर्चिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जो ओवरसाइट कर सके, इनको गवर्न कर सके, इनको रेगुलेट कर सके। तो ये सजेशन दिया गया। ये एनएसडीसी था। तो इट वाज प्रोवाइडिंग फंडिंग प्रोवाइड करते थे फॉर प्रॉफिट वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स के लिए। तो वहाँ पे क्वालिटी अश्योरेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने के लिए सारे पार्टनरशिप्स ये फैसिलिटेट करेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, एक्लेक्टिक एफपीआई मिक्स ड्राइव्स इंडियन इक्विटीज। तो ये जो एफपीआईज है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो काफी सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अब रजिस्टर हुए, अराउंड 8000 रजिस्टर्ड एफपीआईज है। ये सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होते हैं। तो सेबी का डेटा है कि अराउंड 8000 रजिस्टर्ड एफपीआईज है इंडिया में, और ये 60 डिफरेंट कंट्रीज से एफपीआईज आए। तो काफी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कुक आइलैंड, ये सारी कंट्रीज से भी एक एक एफपीआई रजिस्टर हुआ है। तो ये सामने आया, और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो एफपीआई जो है वो यूएसए से आती है। तो अराउंड 2700 रजिस्टर्ड एफपीआई यूएसए से है। सेकेंड लग्जमबर्ग है। मॉरिशस अब 4th हो गया, पहले मॉरिशस लीड करता था। तो अब हमने हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डीटीएए जो मॉरिशस के साथ था उसको रीनिगोशिएट किया है, क्योंकि पहले ये था कि जो भी एफपीआई मॉरिशस से आता था उनके ऊपर टैक्सेशन नहीं लगता था, तो दे डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस इंडिया में। तो अब ये रीनिगोशिएशन के बाद ये चेंज हो गया है। तो क्या होता था कि एफपीआईज मॉरिशस में रूट होके, मतलब और कंट्रीज की भी एफपीआईज मॉरिशस से रूट होके आती थी, तो उस वजह से उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था। तो ऑफकोर्स इसको मिसयूज किया जा रहा था, इसलिए मॉरिशस से काफी एफपीआईज थे। पर अब हमने हमारा अग्रीमेंट ही मॉडिफाई कर दिया है मॉरिशस के साथ, वो है। और एक पॉइंट ये रखी जा रही है कि काफी इंटरेस्ट है एफपीआईज का इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है दैट इज डूइंग वेल, बेटर देन अदर इमर्जिंग मार्केट्स आल्सो। तो लास्ट 17 इयर्स में सिंस 2000 सेंसेक्स में हमेशा प्रॉफिट्स हुए, लॉसेस सिर्फ 5 ओकेजन्स पे उसने है कि 2000, 2001, 8, 11 और 2015 में 5 ओकेजन से जब लॉस हुआ था, अदरवाइज इट हैज बीन प्रॉफिट मेकिंग। तो ये न्यूज है। तो इवन एफपीआईज नेट बायर्स है इंडियन इक्विटी, वो बाय करते हैं, सेल करने से ज्यादा काफी ज्यादा बाय करते हैं। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।